हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे वीकली करंट कंपाइलेशन के बारे में। तो इस वीक कौन सी डेट्स को यूज करेंगे हम? 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ये सिलसिला हमने जून से शुरू किया है, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जून से सारे वीक्स हमने अभी तक कवर किए, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और सारे वीक भी देख लेने हैं, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो लेट तैयारी शुरू की है और 2025 में अटेम्प्ट देना है तो वो भी इसको फ़ायदा इसका उठा सकें। ठीक है, तो करंट अफेयर एक जगह पे आपको मिल जाएगा कंपाइल्ड वे में, क्योंकि अब हर दिन का तो आप कर नहीं पाएंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। ठीक है, आइए फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम पॉलिटी से रिलेटेड एक न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें लिखा है कि नो पॉलिटी फॉर द यंग। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि उसका जो पार्टिसिपेशन है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कम दिखता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और वो क्षेत्र क्या है? वो क्षेत्र है पॉलिटिक्स। ठीक है, कि पॉलिटिक्स वाले क्षेत्र में युवा काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड इस बार 3-4 अच्छे आर्टिकल हैं। क्या है कि यहाँ पर इस वाले आर्टिकल में बोल रहे हैं कि जो ग्रोथ को लेकर के है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जीवीए है जो वो ज़्यादा है और जीडीपी जो है वो कम है। ठीक है, तो इस क्वार्टर में तो क्या है ये कॉन्सेप्ट प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो हमेशा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र के बारे में बोलते हैं, लेकिन कभी भी हमने प्राइमरी सेक्टर को इतनी वरीयता नहीं दी है कि हमारा ग्रोथ में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। फूड सिक्योरिटी के मामले में दे सकता है, लेकिन ग्रोथ में नहीं। तो यहाँ पर ये आर्टिकल उसी बारे में कर रहा है कि क्यों ऐसा, क्यों है ना, क्या वहाँ काबिलियत नहीं है, कहाँ पर कमी कहाँ रह जा रही है, उस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा सरकार चाहती है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाए। जो ये प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का सहारा लिया है, तो जिसकी वजह से मक्का है, जो मक्का, ठीक है, तो मक्का में अब हम क्या है, आयातक बन गए, इंपोर्टर बन गए हैं, जबकि बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो हम खाद्य सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या खाने पीने की चीज़ों में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वाले आर्टिकल में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक ILO की स्टडी आई है जिसमें कि बताया गया है कि लेबर का जो इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिली है, और चिंता की बात यह है कि आगे भी ये गिरावट और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इस पर डिटेल में है। और यहाँ पर 2 आर्टिकल हैं, ये मतलब ये 2 अलग अलग दिनों के आर्टिकल हैं वैसे, लेकिन इसी आर्टिकल का एक एड ऑन है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ एड ऑन चीज़ें हैं तो वो भी इसमें शामिल कर दी गई हैं। और इथिक्स से रिलेटेड भी एक आर्टिकल आज हम देखेंगे जिसमें कि हार्म प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। आपने जॉन मिल का नाम सुना होगा, और जॉन मिल का जो हार्म प्रिंसिपल है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं आज जो हमें डिस्कस करनी है। और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपको कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है प्रतिज्ञा प्लस वाला, वो कब शुरू हो रहा है? 10 तारीख को, 10 सितंबर से इस बैच की शुरुआत हो रही है। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये 24,999 पे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रतिज्ञा प्लस है, तो प्रतिज्ञा का मतलब हुआ कि फीस वापसी हो जाती है, जैसे ही आप प्री पास करेंगे पूरी फीस वापस। और प्लस का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको मोटिवेट रखने के लिए कि पूरे साल आप अच्छे से तैयारी कर पाएं, टेस्ट की सुविधा यहाँ पर दी गई है। और उस टेस्ट में अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए की इनाम की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आपको, अगर प्री निकालना है और पूरे साल मोटिवेटेड रहना है तो उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। फटाफट एडमिशन लीजिए, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, 24,999 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पॉलिटी से रिलेटेड पहला आर्टिकल हम देखेंगे। क्या है भाई पहला आर्टिकल? पहला आर्टिकल यहाँ पर नो पॉलिटी फॉर द यूथ है ना, यूथ के लिए, यानी कि युवाओं के लिए है कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटी इनके लिए नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस आर्टिकल में एक बहुत ही खूबसूरत लाइंस जो रूजवेल्ट की लाइन है उनका यूज़ किया है, जो मैंने आपके लिए लिख लिया है। क्या है? वी कैन नॉट बिल्ड द फ्यूचर फॉर आवर यूथ। ठीक है, हम अपने यूथ के लिए भविष्य तो नहीं बना सकते जैसा हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, पूरी तरीके से वैसा बना तो नहीं सकते, लेकिन हम वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर, हम अपने यूथ को, जो युवा पीढ़ी है, उसको तैयार ज़रूर कर सकते हैं कि भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसके लिए क्या क्या उनको चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं, तो उसके लिए सारी तैयारी हम अभी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी लाइन है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। और ये डायरेक्टली एक ऐसे के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे का पेपर जो होता है उसमें ये सीधे तौर पे लिख के आ सकती हैं लाइंस, और आपको इसमें आंसर लिखना पड़ सकता है। ठीक है,
चलिए, तो आगे क्या इसमें कह रहे हैं ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो अगर हम यूथ की बात करें तो एक समय ऐसा था जो यूथ इंडस्ट्रीज हो गई, उद्योग हो गए, बिजनेस हो गए, आपका जो सामाजिक संगठन हो गए, इनमें यूथ का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं होता था। एक समय की बात जो कह रहे हैं तो वो कब की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो समय था वो नेशनल मूवमेंट के टाइम की बात कर रहे हैं कि नेशनल मूवमेंट का जो दौर था उस दौरान हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इन लोगों ने, जो हमारा यूथ है उसने कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कंट्रीब्यूशन बिजनेस वाले फील्ड में नहीं कर पाए, क्योंकि यूथ क्रांतिकारी तो आपको दिखा लेकिन बिजनेसेस की उद्योग बड़े बड़े लगा दिए हों जो हमें आज भी यूज में आ रहे हों। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही कम लोग मिल पाए। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो पूरा का पूरा हिसाब किताब आप देखेंगे कि पूरा सेटअप है जो वो यूथ ने अपने हाथ में ले रखा है। दो तीन अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग को, है ना। अगर हम मार्क की बात करते हैं, मार्क है ना, मार्क जकरबर्ग की बात करते हैं तो मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक वगैरह है जो ये कब 20 साल की उम्र में ही उन्होंने बना करके तैयार कर दिया था। इवन 20 से भी छोटे थे तभी उन्होंने तैयार कर दिया था। ठीक है, लैरी पेज को ले लीजिए, लैरी पेज ने गूगल है जो वो 25 साल की उम्र में बना दिया था। ठीक है, इसके अलावा जो एलन मस्क है, ठीक है, एलन मस्क है जो उन्होंने भी लगभग 30 के उम्र तक आते आते अपना स्पेसएक्स वगैरह तैयार कर दिया था। तो कह सकते हैं आप कि यूथ आजकल क्या है कि एक मतलब ये क्या है, ये पूरे एक सेक्टर है। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो आईटी सेक्टर में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं जहाँ पर युवा पीढ़ी अपना योगदान सही ढंग से दे पा रही है। ठीक है, और युवा पीढ़ी ने सब पूरा का पूरा एक सेक्टर जो सेवा क्षेत्र है वो अपने हाथों में ले रखा है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज के समय में मैं ये कह सकता हूं कि भविष्य जो है वो किसके हाथ में है, युवा के हाथ में है। ठीक है, तो भविष्य है जो वो इनके हाथ में। लेकिन एक सेक्टर आज भी ऐसा है जहां पर युवा पीढ़ी नहीं दिखती। बाकी हर जगह आपको मिल जाएगी, इंडस्ट्रीज में, उद्योग में, जो आपके उद्योग हैं, जो आपके कह सकते हैं बिजनेसेस हैं, है ना, जो आपके जो सामाजिक संगठन है, ठीक है, इनमें सब जगह आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जहां नहीं मिलेंगे और वो सेक्टर है पॉलिटिक्स का। ठीक है, राजनीति का जो सेक्टर है उसमें आपको युवा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, ये एक चिंता का विषय है। सवाल उठता है कि दो ही चीजें हो सकती हैं, एक तो कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है ना, काबिल नहीं है, और दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी कि अवसर नहीं है ना। यही चीज देखने को मिल रही है कि या तो अवसर नहीं मिल पा रहा है और या तो काबिलियता नहीं है। दो में से कोई एक चीज होगी। तो मैं आपसे पूछा हूं क्या लगता है आपको, इन दोनों में से क्या नहीं है? काबिलियता नहीं है क्या? काबिलियता है, बहुत ज्यादा काबिलियता है, तो ये तो हो गया कट। अवसर वाली बात है जो वो यहां पर एक चिंता का विषय बनी हुई है। तो यहां पर इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि अवसर यहां पर क्रिएट करने होंगे ताकि जो पॉलिटिक्स वाला क्षेत्र है, जो राजनीति वाला क्षेत्र है, शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। हम और आप क्या करते हैं, वोट डालने का समय आता है तो सिर्फ बातें करते हैं कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, लेकिन कई बार तो हम वोट डालने ही नहीं जाते। और अगर हमें इतनी शिकायतें हैं, और हमेशा मैक्सिमम जो शिकायत होती है वो ये होता है कि दोनों पार्टियां खराब है, मतलब जो टॉप पे दो चल रही होती हैं उनको लेकर के हमेशा ये कहा जाता है ये भी खराब है, ये भी खराब है, तो हमारे पास चॉइस नहीं है तो वोट ही नहीं डालते। आप चॉइस बनिए, आप चॉइस बन सकते हैं ना भाई, दूसरों को आप, सबकी अगर यही शिकायत रहेगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो फिर इसलिए आप खुद भी तो चॉइस बन सकते हैं। तो अवसर है जो वो यहां मिलना चाहिए, लेकिन अवसर क्यों नहीं मिल पाता? अवसर जो नहीं मिल पाता उसके पीछे का कारण है आपकी भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म बोलते हैं इसको, भतीजावाद। ठीक है, भाई भतीजावाद है जो नेपोटिज्म है, जो बुजुर्ग लोग हैं जो जैसे ही वो, आप लीडर की बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, है ना, डीएमके आप ले लीजिए, सपा आप ले सकते हैं, कांग्रेस आप ले सकते हैं। तो जो मेन लीडर होगा, टॉप पर होगा जो, वो कौन होगा? वो या तो रिश्तेदार होगा, है ना, टीएमसी आप ले सकते हैं। ठीक है, जो या तो रिश्तेदार होगा, मेन लीडर का रिश्तेदार होगा, या उसका बेटा वगैरह होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं लिंक देखने को मिलता है कि जो मेन पार्टी है उसको लीड करने वाला है जो वो उसी पार्टी का होता है। ठीक है, तो ये चीज है जो ये कम करने की जरूरत है। यहाँ पर एक डेटा बताया जा रहा है जो कि अभी हाल ही में 18th लोकसभा का डेटा है। तो अगर हम 18th लोकसभा की बात करें, 18वीं लोकसभा जो अभी जिसके चुनाव हुए,
यहाँ पर अगर मैं एज बोलूं तो चुने हुए जो व्यक्ति हैं, मतलब एमपी हैं, जो चुने हुए इलेक्टेड एमपी हम कह सकते हैं, चुने हुए, ठीक है, चुने हुए जो एमपी हैं उनकी जो एज है, एवरेज एज, वो पता है कितनी है? एवरेज एज अगर हम निकालते हैं, औसत आयु आप अगर इसकी निकालते हैं तो औसत आयु निकल के आ रही है 56 ईयर्स, 56 साल, ठीक है, 56 साल एवरेज एज 56 साल निकल के आ रही है। दूसरी चीज यहां पर जो कही जा रही है वो ये है कि चुने हुए एमपी हैं जो वो 56 साल है। दूसरा पॉइंट यहां पर बता रहे हैं कि अगर हम बिलो 40 की एज निकालते हैं, कि ऐसे लोग जो, मतलब युवा में किसको मानूं पॉलिटिक्स में, 40 साल से जो छोटा है उसको हम युवा ही कह देते हैं, ठीक है नहीं वो युवा, लेकिन हाँ उसको युवा कह दिया जाता है। कि अगर 40 से कम का, ठीक है, 40 से कम वालों की अगर हम निकालते हैं कि भाई कितने लोग हैं जो 40 साल से कम के हैं, छोटे हैं, तो उनका भी डेटा निकल के आता है 11%। तो 11% लोग हैं मात्र जो युवा की कैटेगरी में हैं, बाकी सब बड़े हैं, ठीक है। जबकि आप पूरे अगर विश्व की बात करते हैं तो सॉरी, अगर मतलब भारत की ही ले लीजिए, हम तो भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि 18th लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो 18th लोकसभा में अगर भारत की बात करते हैं तो युवा जनसंख्या लगभग कितनी है इस वक्त? इस वक्त युवा जनसंख्या लगभग मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 60% के आसपास है, ठीक है। तो जब इतनी ज़्यादा युवा जनसंख्या मौजूद है तो उसके बाद ये लोग पार्लियामेंट में क्यों नहीं है? पार्लियामेंट में मात्र 11% ही पहुंच पा रहे हैं। तो क्या इंटरेस्ट नहीं है, या काबिलियता नहीं है, या अवसर नहीं मिल पा रहा? तो यहाँ से जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो अवसर वाला निकल के आ रहा है। इवन यूएन ने भी एक डेटा दिया है, और यूएन तो पूरे वर्ल्ड की बात करेगा, तो उसने भी कहा है कि पूरे विश्व में अगर हम देखते हैं कि ऐसे लोग, यहाँ पर जो मैं 60% बोल रहा हूँ युवा, इसको 40 मत मान लेना, यहाँ पर 30 साल वाले को युवा कहते हैं, ठीक है, 30 साल तक का कोई व्यक्ति है उसको हम युवा में ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से, ठीक है। और जो यूएन की बात करते हैं तो यूएन क्या कह रहा है कि 2% के आसपास ऐसे लोग हैं, मात्र 2% के आसपास ऐसे लोग हैं जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं कहीं भी किसी भी देश में, है ना, और आपकी संसद में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है कि ऐसा यहाँ पर इसको जो वंशवाद की राजनीति चल रही है, वंशवाद की राजनीति, इसको खत्म करने की जरूरत है या कम करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। और रिफॉर्म में आपको मतलब नियम बना देने चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई 60 से ऊपर का है तो उसका भी रिटायरमेंट हो, या 70 का, कुछ भी आपको जो ठीक लगता है उस पर डिस्कस करके, चिंतन मनन करके, एक ये कि इसके ऊपर वाला अब राजनीति में नहीं रहेगा, ताकि नीचे वालों को मौका मिले, है ना, जो युवा है वो आगे आए, तो उसके अपने हिसाब से वो जो आगे की नीतियां हैं वो बना पाएंगे। और जब उनके हिसाब से चीज़ें बनेंगी तो ही तो विकास होगा, तभी तो युवा है जो उसको ज़्यादा मौका मिलेगा। भाई महिला की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कौन समझता है? महिला। आप कितना भी महिलावादी हो जाइए, आप कितने भी संवेदनशील रख लीजिए, लेकिन रियल कंडीशन है जो वो महिला की प्रॉब्लम है, जो वो महिला ही समझ सकती है ना। वो मतलब अगर किसी परेशानी को वो झेल रही हैं तो आप कितना भी महसूस करने का प्रयास कीजिए, महिला से बेहतर नहीं महसूस कर सकते। तो महिला की प्रॉब्लम जैसे महिला समझती है, वैसे ही जो युवाओं की प्रॉब्लम है वो युवा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो अगर युवा इसमें राजनीति में आएंगे तो बेहतर फायदा हो सकता है, ठीक है। चलिए इकोनॉमी का आर्टिकल देखते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं कि 6.7% ग्रोथ स्लिड टू 5 क्वार्टर लो इन Q1। तो आप कहेंगे सर 4 क्वार्टर होते हैं, इतना याद करेंगे कि इतने % हर बार रही तो कैसे काम चलेगा? नहीं, ये सब याद नहीं करना है कि कितना घटा कितना बढ़ा। हमें जो याद रखना है वो ये, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम ये देख रहे हैं कि GVA फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो GVA है वो GDP से ज्यादा है, ठीक। तो ये एक कॉन्सेप्ट की बात हो गई जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं GDP होता क्या है। तो अगर मैं GDP की बात करूं तो एक, अगर ये भारत देश की बाउंड्री है तो इस भारत देश की बाउंड्री में जो भी किसी भी तरह का उत्पादन हो रहा है, मतलब कहीं से भी कोई भी कमाई हो रही है, पैसा आ रहा है, तो वो सब इस GDP में काउंट हो जाएगा। बट मतलब होना टेरिटरी के अंदर चाहिए बस। कमाने वाला कोई भी हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है, लेकिन होना टेरिटरी में चाहिए। फुल फॉर्म क्या है इसकी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो डोमेस्टिक शब्द लिखा है तो मतलब हमारी टेरिटरी, हमारी सीमा के भीतर, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि GVA को अगर मैं आपसे कहूं कि GVA क्या है सर, फिर तो GVA क्या है? GVA को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये है नेट कंट्रीब्यूटर, नेट कंट्रीब्यूशन।
नेट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो नेट कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि एक ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड, और इस ब्रेड की जो कीमत है, ब्रेड की कीमत है जो है ना, वो क्या है, ब्रेड की कीमत मान लीजिए 100 रुपए है। तो ये जो ब्रेड बनी होगी, मान लीजिए कि इसमें बाकी जो भी चीजें लगी, जिसमें या मान लीजिए कि गेहूं लगा, है ना, थोड़ा कुछ आपने डाला होगा, केमिकल वगैरह डाला होगा, या कुछ मत मान लीजिए सिर्फ गेहूं लगा, है ना, गेहूं लगा, तो गेहूं जो बना ब्रेड में, उसमें 50 रुपए उसने कंट्रीब्यूट किए, मतलब 50 रुपए का गेहूं इसमें लगा है। ये जो 100 रुपए का ब्रेड है, इसमें 50 रुपए का गेहूं लगा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। और बचा हुआ जो 50 रुपए है, उसका कंट्रीब्यूशन किसने दिया है, वो उस कंपनी वाले ने दिया है, ब्रेड वाली जो कंपनी है उसने दिया है, कंपनी। और 50 रुपए इस कंपनी ने दिया, 50 रुपए इस गेहूं की कीमत हो गई। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन, और भी जो जो चीजें इस ब्रेड बनाने में फाइनली लगी, वो सब इसमें जुड़ी होती हैं, और तब जाकर के ब्रेड है जो वो फाइनली आपको मिल पाती है 100 रुपए में, ठीक है। तो मैं अगर टोटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ब्रेड की, अभी वो टैक्स वाले वो सब मत इंक्लूड कीजिएगा, अभी मैं सिर्फ ब्रेड की कीमत की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ब्रेड की कीमत अगर हम 100 मानते हैं, तो उसमें जो जो इंग्रेडिएंट पड़े हैं उनका भी तो कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है, उनका भी तो कुछ कुछ योगदान है। तो जो योगदान है वो इसमें इंक्लूडेड होता है, इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो इसमें शामिल होता है, तो आप ये बात कह सकते हैं कि ये हो गया सर कंट्रीब्यूशन, है ना। और हम नेट कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब सिर्फ कंट्रीब्यूशन वाली चीजें इसमें जुड़ेंगी, जो किसी के द्वारा भी हो। मैं टैक्स और सब्सिडी की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई। अभी मैंने जैसे आपको जीडीपी बताया, ठीक है, तो जीबी आप समझ गए, और अब जीडीपी को थोड़ा और समझिए कि जीडीपी मैंने आपको बताया कि हमारी देश की बाउंड्री के भीतर जो भी कमाई हुई है वो सब इसमें शामिल हो जाती है। तो इस वाले आर्टिकल में जो बात कर रहे हैं कि जीवीए ज्यादा निकल गया है, तो वो जीडीपी से नहीं कह रहे, वो रियल जीडीपी से कह रहे हैं। तो अब ये क्या होता है ना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दो चीजें होती हैं। तो पहले नॉमिनल समझ लीजिए ताकि रियल को आप समझ पाए। तो अगर मैं इस पेन की बात करूं, मान लीजिए कि हमारे भारत में, पेन ठीक नहीं है, खाने का कुछ ले लेते हैं, बिस्किट ले लीजिए, ठीक है, कि हमारे भारत में मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनती है, बिस्किट, और कुछ नहीं बनता। एक मिनट के लिए सोच लीजिए, बिस्किट बन रहा है, और वो बिस्किट है जो उसकी कीमत है 10 रुपए, और आपने 10 रुपए उसकी कीमत है, और 10 बिस्किट आपने खरीदे। आज के समय में करंट प्राइस की बात कर रहा हूं, आज करंट। तो अगर मैं करंट प्राइस की बात करता हूं, आज 10 रुपए का आपने बिस्किट खरीदा एक, और 10 बिस्किट आपने इस तरह खरीदे, तो आप कहेंगे सर 100 रुपए टोटल, मतलब खरीदे या फिर बने, ठीक है। 10 रुपए के 10 बिस्किट ही बने हैं पूरे भारत में, बस, और कुछ नहीं बना है, ठीक। तो आप कहेंगे सर जीडीपी हो गई 100 रुपए, ठीक है, जीडीपी हो गई 100 रुपए। और जब मैं कहता हूं कि 2011-12 के अकॉर्डिंग जोड़ो, या पिछली साल के कंपैरिजन में जोड़ लो, किसी बेस ईयर से अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूं, तो अगर बेस ईयर हम 2011-12 जोड़ लें, तो 11-12 के हिसाब से मान लीजिए कि उस समय इसी बिस्किट की कीमत थी 8 रुपए, और तब भी आपने 10 ही खरीदे थे। तो रियल जीडीपी कितना हो गया, 80 रुपए, समझ गए। तो ये होता है 80 रुपए, तो 80 हो गया, ये हो गया रियल। आपको समझ में आया रियल और नॉमिनल में अंतर। तो ये है करंट, जो चीज आज के मूल्य पे खरीदी जाएगी तो उसको हम नॉमिनल बोलेंगे, और जो चीज बेस ईयर पे खरीदी जाएगी उसको हम रियल बोलेंगे, ठीक है। उससे क्योंकि हमें एक अंदाज लग रहा है कि किसके रेफरेंस में आप कह रहे हो कि महंगा हुआ, सस्ता हुआ। भाई अगर मैं आज से कहता हूं कि पेन महंगा हो गया, तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि पिछली साल ये सस्ता था, तभी तो आपको समझ में आएगा कि महंगा सस्ता हुआ कैसे। तो ये हो गया रियल जीडीपी। तो ये कह रहे हैं कि रियल जीडीपी है जो वो कम रह गया है, जीवीए है जो वो ऊपर निकल गया है। अब ये निकालते कैसे हैं, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई है ना। तो ये जब दोनों चीजें समझ में आई, तो अब मेन चीज पर आते हैं जो प्री में पूछा जा सकता है। तो ऐसे समझो कि जो फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको, तो जीडीपी बराबर जीवीए प्लस टैक्स और माइनस सब्सिडी। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, यही काम में आने वाला है, ठीक है। क्या है मामला भाई, अब मैंने बताया था ब्रेड थी 100 रुपए की, ब्रेड थी 100 रुपए की, और जो
अब आप ब्रेड मार्केट में जब लेके आओगे, ये तो कीमत थी ब्रेड की बनने की, तो नेट कंट्रीब्यूशन आपको पता चला, मैंने कहा था ब्रेड बनाने वाले ने जो भी गेहूं डाला है, चीनी डाली है, जो भी डाला उसमें, वो सब उसने इसमें शामिल कर दिया और अपनी खुद की भी कीमत उसमें जो लागत लगी वो, ठीक। अब मार्केट में आएगा तो उसमें टैक्स भी लगेगा, तो मान लो कि 10 रुपए टैक्स लग गया। लेकिन सरकार ने कहा कि हमारा देश भारत है जो वो सिर्फ ब्रेड ही खा के जिंदा रहता है, तो और हम तो कल्याणकारी हैं, तो हमें कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, हमें कुछ छूट देनी चाहिए। तो मान लो सरकार ने 5 रुपए की छूट दे दी, मान लेते हैं थोड़ा सा कि 5 रुपए की छूट दे दी। तो अगर 5 रुपए की सरकार ने छूट दे दी है तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 105 रुपए हो गया। तो 105 रुपए हुआ, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सर जीडीपी ज्यादा है और जीवीए कम है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। दूसरे एग्जाम्पल में आप एक काम करिए, टैक्स तो यही रखिए 100 प्लस 10%, टैक्स यही रखिए, लेकिन सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी। मान लीजिए सरकार ने सब्सिडी 10 रुपए कर दी। अब आप क्या कहेंगे कि सरकार ने अगर सब्सिडी ये कही है, तो आप कहेंगे सर जीडीपी है जो वो 100 है और जीवीए भी 100 है, ठीक। अब एक और ले लीजिए और आप इस बार लीजिए कि सब्सिडी सरकार ने 15 रुपए कर दी। तो अब आप क्या कहेंगे, सर इस बार मामला उल्टा पड़ गया और इस बार आप देख रहे हैं कि जीवीए ज्यादा हो गया है और जीडीपी है जो वो कम हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ज्यादा और कम का अंतर समझ में आया। इससे हमें पता क्या चल रहा है, इससे बेसिकली हम क्या है, जो सप्लाई है उसका पता लगा पा रहे हैं, ठीक है, कि हम कितनी सप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। सप्लाई साइड का पता चल रहा है, लेकिन एक तरफ आपको सप्लाई साइड का तो पता चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये सोचिए कि जब मैं डिमांड की बात कर, मतलब ये भी तो पता होना चाहिए कि हम सप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन क्या मार्केट में इतनी डिमांड है, डिमांड मांग, डिमांड जो मांग है, क्या उस मांग, ठीक है, और आपूर्ति, ठीक है। तो सप्लाई का पता चल रहा है, लेकिन क्या मार्केट में डिमांड है वो हम पता कर सकते हैं। तो वो कैसे पता चलता है, वो खर्च से पता चलता है। भाई खर्च है जो है ना, अगर हम इतना खर्च कर रहे हैं तो खर्च तभी करेंगे जब मांग होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मांग है या नहीं है, तो वो इससे ही पता चलेगा कि भाई अगर कोई पैसा इतना डाल रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब जीवीए बढ़ रहा है, तो यानी कि डिमांड है जो वो भी बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड है जो वो भी बढ़ रही है। तो ये चीज यहां पर बताइए, तो आपको प्री में ये चीज पूछी जा सकती है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अक्सर क्या होता है, इस एग्जाम्पल से ध्यान में रखिए, अक्सर हमेशा जीडीपी ऊपर रहता ज्यादा होता है, जीवीए कम होता है। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में ऐसा लिख के आ जाए कि क्या कभी ऐसी, मतलब अगर कोई ऑप्शन कुछ इस तरह का बना दे कि जिसमें वो जीवीए को कहे कि जीवीए ज्यादा हो सकता है अगर लिखा हो, तो उस स्टेटमेंट को गलत नहीं करना है। उस स्टेटमेंट को मैंने प्रूफ कर दिया आपको कि हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है कि हाउ द एग्रीकल्चर कैन बी द इंजन फॉर द ग्रोथ। मैंने आपको अभी बताया कि भारत के साथ सीन क्या है कि भारत एग्रीकल्चर के मामले में अब तक आप कह सकते हैं कि सर आत्मनिर्भर हो चुका है ना। भारत है जो वो आत्मनिर्भर हो चुका है ना, ये बात आपको अभी मैंने बताई। अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है, वो बात तो सही है, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है भारत की तरफ से वो क्या है कि भारत में, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईएमएफ की जो गीता गोपीनाथ हैं उन्होंने कहा था, आईएमएफ की जो डिप्टी एमडी हैं उन्होंने कहा कि भारत को क्या है, क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। आत्मनिर्भर हो गया है, सब कुछ मंगा लेता है, सब कुछ ठीक है, बना लेता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भारत को चाहिए ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए क्या चाहिए, तो गीता गोपीनाथ कहती हैं यहां पर कि भारत को अगर ग्रोथ चाहिए, अगर विकास चाहिए, तो उनको क्या नौकरियां क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। समझिएगा इस बात को, बहुत गंभीर बात है, ठीक है। उनको नौकरियां क्रिएट करनी पड़ेंगी और वो कहती हैं कि अगले 6 सालों में, मतलब 2030 तक के लिए कहती हैं कि अगले 2030 तक उनको कम से कम भारत को कितनी नौकरियां, 60 से लेकर के 148 मिलियन जॉब्स हैं जो वो क्रिएट करनी पड़ेंगी, मिलियन जॉब्स हैं जो वो क्रिएट करनी पड़ेंगी। और इतनी जब जॉब क्रिएट करेगा भारत, तब जाकर के ये विकास हो पाएगा। तो अब आप कहेंगे सर इतनी जॉब क्रिएट करेंगे, मतलब कौन है जो वो इन जॉब्स को करेगा, जो कि हमारे भारत में योगदान देगा। तो हम कह सकते हैं कि कृषि वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो कृषि से में लोग इन्वॉल्व हैं, हमें उनको बाहर निकाल के लाना है। तो कृषि का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया ये, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और अगर मैं कह रहा हूं बाहर निकाल के लाना है, तो आप क्या कहोगे कि प्राथमिक क्षेत्र से हम इनको बाहर निकाल के द्वितीयक क्षेत्र में लाएंगे, द्वितीयक क्षेत्र या फिर टर्शियरी क्षेत्र। तो द्वितीयक लिख लीजिए भाई यहां पर,
कि द्वितीयक में लेकर के आएंगे, और या तो हम इनको तृतीयक में लेकर के आएंगे। ठीक है, तृतीयक, ठीक है, तृतीयक में लेकर के आएंगे या तो द्वितीयक में, सेकेंडरी या टर्शरी। टर्शरी और सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें अगर मैं मेनली कहूं तो मैं इसमें मेनली होती तो कई सारी चीजें, लेकिन मेनली मैं दो चीजें आपको बताऊंगा, कहूंगा यहाँ पर। एक होता है कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण वाला क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, और दूसरा होता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन या विनिर्माण, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, उत्पादन या विनिर्माण। ठीक है, तो अगर मैं, और इसमें तृतीयक में क्या कहेंगे, इसमें सेवा क्षेत्र मान लीजिए। ठीक है, इसमें सेवा क्षेत्र मान लीजिए। तो अब मुझे इस कृषक को बाहर निकालना है। बाहर क्यों निकालना है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, पैसा है, इन दोनों में है पैसा। तो अगर मान लो कि सबसे ज्यादा क्षमता किसके पास है समाहित करने की, तो आप कहेंगे सर सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षमता है। लेकिन सेवा क्षेत्र की एक प्रॉब्लम है। सेवा क्षेत्र की क्या प्रॉब्लम है, सेवा क्षेत्र की प्रॉब्लम है क्या, इसका टैलेंट, कौशल। भाई ये है आईटी सेक्टर मान लो आप इसको, अब ये आईटी सेक्टर है, तो आईटी कंप्यूटर चलाना कितने लोगों को आ रहा है, कि अगर वो कृषक हैं और उनको मैं बाहर निकालना चाह रहा हूं, तो क्या वो इस क्षेत्र में समा पाएंगे, नहीं समा पाएंगे। ठीक है, अब क्या बचता है, तो अब बचता है सर द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक में भी क्या बचता है, तो आप कहेंगे सर ये वाला ऐसा सेक्टर है जहां पर हर तरह की नौकरी करने वाले को यहां पर समाया जा सकता है, प्लस इसमें क्षमता भी बहुत है। ठीक है, इसके पास क्षमता भी बहुत है, और ये इन सबको यहां से वहां ले जा सकता है। मतलब अगर हमें ग्रोथ चाहिए, विकास चाहिए, तो हमें नौकरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो नौकरी कहां क्रिएट करनी पड़ेगी, नौकरी हमें करनी पड़ेगी विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर हम नौकरी क्रिएट करते हैं तो ये सारे लोग यहां से यहां आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये बात यहां पर कही जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम इनको ला सकते हैं। ठीक है, अब ये एक बेसिक आइडिया हो गया जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला आर्टिकल क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग बात कह रहा है। ये आर्टिकल कह रहा है कि क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो कृषि वाला क्षेत्र है उसमें ही कुछ ऐसा काम करें कि मतलब कृषि वाले में ही ये नौकरियां क्रिएट हो जाए। ठीक है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो कृषि वाला क्षेत्र है इसमें ही नौकरियां हैं जो वो बन जाए लोगों की। ठीक है, तो देखो ये कहना तो गलत होगा कि नहीं हो ही नहीं सकता, ये कहना तो गलत होगा, है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन आप प्रैक्टिकल बात भी ऐसे समझिए कि क्योंकि देखो क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी जब बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, आप कहेंगे सर आईटी सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, मतलब सर्विस सेक्टर को। तो यहाँ पे तो ये लोग आ नहीं सकते। दूसरा फायदा किसको हो रहा है, तो आप कहेंगे सर विनिर्माण क्षेत्र को, है ना, नई मशीनें बन रही हैं तो इनको ज्यादा फायदा हो रहा है। तो अगर फायदा इनको होगा तो इनके पास ही क्षमता होगी किस चीज की, इनको पास ही ज्यादा क्षमता होगी कि नौकरी क्रिएट करने की। ठीक है, तो ये कहना तो गलत है कि इसमें कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ इन्हीं के लिए थोड़ी ना बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी तो दोनों के लिए बढ़ रही है। तो अगर दोनों के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आप ये बात कह सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी दोनों के लिए बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेक्नोलॉजी दोनों के लिए बढ़ रही है तो इसका मतलब फायदा है जो वो यहाँ ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बात तो ये है। लेकिन फिर भी हम आर्टिकल में चलते हैं, तो आर्टिकल जो कह रहा है कि नहीं देखो यहाँ पर भी नौकरियां क्रिएट की जा सकती हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि क्यों नहीं क्रिएट की जा पा रही है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स, या फिर हम कैसे करेंगे जब ये वाली बात आती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, एक है कि जो पर्यावरण की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सर पारिस्थितिकी चुनौतियां हैं, एक पारिस्थितिकी चुनौतियां हैं, पारिस्थितिकी चुनौतियां। ठीक है, पारिस्थितिकी चुनौतियां हैं जो, इन चुनौतियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप समझिए इनको, इन चुनौतियों में आप ऐसे समझो कि पारिस्थितिकी चुनौतियों का मतलब है कि कोई व्यक्ति है उसको यही नहीं पता कि कौन सी फसल कहाँ उगानी है। ठीक है, फसल, अगर हम फसल की बात कर रहे हैं तो कौन सी फसल कहाँ पर उगानी है, जहां पर गन्ना और राइस नहीं हो सकता, मतलब सूखाग्रस्त एरिया है तो गन्ना राइस नहीं हो सकता, लेकिन वहां भी गन्ना राइस हो रहा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, अब फसल की अगर पहचान नहीं है तो कैसे आप पारिस्थितिकी जो मतलब इससे क्या जल का स्तर और डाउन हो जाएगा, तो जल एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये और कॉस्टली बहुत है ना, फसल की पहचान नहीं है और कीमत बहुत ज्यादा है, तो कीमत को कम करना पड़ेगा तब जाकर के इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, दूसरी बात यहां पर क्या कह रहे हैं, दूसरी बात यहां पर ये कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि तकनीक और संस्थागत चुनौतियां हैं, एवं संस्थागत चुनौतियां।
भाई तकनीक यहाँ पर महंगी पड़ जाती है, तो कृषक है जो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और उसको पता भी नहीं है, ठीक है, तो वो इतना फ्रेंडली भी नहीं है उस तकनीक से, तो वो उसको अवॉइड करता है जब तक वो कर सकता है। तो बात यह है कि संस्थागत चुनौतियां और तकनीकी चुनौतियों का मतलब समझिए। चुनौतियां तो मैंने तकनीकी तो आपको बता दी कि टेक्नोलॉजी आई, नया कोई इक्विपमेंट, नई मशीन लेकर के आए कि भाई थ्रेशर से काट देंगे, इससे कर देंगे, तो वो सारी चीजें अगर वो फेमिलियर नहीं है तो उसको यूज नहीं करेगा किसान, ठीक है। तो इस चुनौती को दूर किया जाएगा। दूसरी संस्थागत चुनौतियों को आप ऐसे समझ लिए कि जैसे कि लोन चाहिए अब इसको, ठीक है, तो लोन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो एफपीओ बना दीजिए। सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, तो आप एफपीओ बना सकते हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्या है कि कई सारे फार्मर्स का एक ग्रुप, अब उनको लोन चाहिए, सब मिलके जाएंगे तो लोन मिल जाएगा। दूसरा, अपनी फसल बेचनी है तो बेचने के लिए उनके पास उपज इतनी होनी चाहिए कि वो मार्केट तक ले जाए, तो उसके लिए जब एफपीओ होगा तो ये मार्केट में साथ में जा सकते हैं। और एक बड़ी फसल के साथ जाएंगे, बड़ी फसल के साथ जाएंगे तो इनके पास बार्गेनिंग पावर होगी, मोल भाव करने की शक्ति होगी, नहीं तो बिचौलियों को देके चले आएंगे और बिचौलिया बनेगा बड़ा किसान, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं संस्थागत चुनौतियों को लेकर के। तीसरी बात जो यहाँ पर कही जा रही है वो है यहाँ पर कि अलाइड सेक्टर, मतलब कैसे करेंगे इनको। अगर मैं कैसे की बात करूं तो अगर पारिस्थितिकी चुनौतियों को मैनेज कर लो, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को, संस्थागत चुनौतियों को मैनेज कर लो, जो कि किया जा सकता है, एफपीओ बना दो, यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, ठीक है। स्कीम्स ऐसी ला दो कि किसान को लोन चाहिए तो उसको मिल जाए आसानी से, है ना, वो अपने बीज खरीद लेगा आसानी से कटाई करवा लेगा, पानी लगवा लेगा, ट्यूबवेल गड़वा लेगा। तो यही सब तो प्रॉब्लम्स है। अगर वो प्रॉब्लम खत्म हो गई तो अपने आप ही आगे की चीजें खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा तीसरी बात यहाँ पर है कि पैसा बढ़ाना है, हमें आय बढ़ाना है, तो किसान अलाइड सेक्टर में भी काम करता है, ठीक है। अलाइड सेक्टर में संबद्ध क्षेत्र है जो कृषि संबद्ध क्षेत्र, इन पर फोकस करो। कृषि संबद्ध क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र मतलब आपकी जो मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, है ना, आप जो पशुपालन आप करते हैं, तो ये कई सारी चीजें जो अलग काम करते हैं। इवन इको टूरिज्म का आजकल बड़ा नया कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कृषि संबंध क्षेत्र है, जो ये एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जो सीधे किसान की आय बढ़ा देगा, ठीक। और ये क्या कह रहे हैं कि, और ये कह रहे हैं कि देखो, एक बात ये हो सकती है कि कोई नहीं चाहता कि अपनी जगह को छोड़ के जाए। आपसे भी अगर मैं पूछूं कि अगर आपको आईएएस की तैयारी आप ही के होम टाउन में मिल जाए और उसी लेवल की मिल जाए जैसी दिल्ली में मिल रही है, वही माहौल मिल जाए, तो आप क्यों आओगे यहाँ करने? कभी नहीं आओगे, ठीक है। तो क्योंकि आप यहाँ करने नहीं आना चाहते, तो वैसे कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता। तो ये व्यक्ति जो किसानी से जुड़ा हुआ है, अगर उसको वो सारी सुविधाएं वहीं पे मिल जाएं, या उसको ये महसूस हो जाए कि मुझे उतना ही पैसा यहाँ पर मिल पा रहा है जितना मैं बाहर जाके कमाऊंगा, तो वो अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि छोड़ दिया तो खाद्य सुरक्षा का संकट एक खड़ा हो जाएगा ना। तो ये भी है कि हम ये भी नहीं चाहते कि सब के सब किसान निकल के बाहर आ जाए, किसानी कोई करे ही ना। और हमें ग्रोथ भी करनी है, और ग्रोथ के लिए क्या है, ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी नौकरी लगनी होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि नॉन फार्म सेक्टर है जो वो वहां पर क्रिएट कर, मतलब एक ऐसा माहौल वहां पर बनाना होगा जिससे कि नौकरी आप कह लें, या फिर जो नॉन फार्म सेक्टर की चीजें वो उसको उसके खेत के पास ही मिल जाए, तो साथ में वो किसानी भी कर लेगा और दूसरे काम भी कर सकता है। तो डबल जब वो काम करेगा तो उसकी आय अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि नॉन फार्म सेक्टर से किसान को जोड़ देना, नॉन फार्म सेक्टर से किसान को जोड़ना, ठीक है। नॉन फार्म सेक्टर से इस किसान को जोड़ देना है, समझ गए। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने जो पारिस्थितिकी चुनौतियां की, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हाँ, वो आप लिख लेंगे, लेकिन पारिस्थितिकी चुनौतियां क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारी हैं, है ना। पानी की प्रॉब्लम है, जमीन का खराब होना, भूमि क्षरण हो गया, है ना, पानी का जल स्तर जो नीचे जा रहा है, और मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स हैं इसको लेकर के, जिसको अगर मैनेज कर लिया, पारिस्थितिकी चुनौतियों को अगर मैनेज कर लिया, भाई कभी भी ऐसा सूखा पड़ जाता है, कभी भी बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, कभी सर्दी बहुत ज़्यादा पाला पड़ जाता है, तो सारी जो फसलें हैं उनकी जो बालियां हैं वो गिर जाती हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनको मैनेज कर लिया तो अपने आप पारिस्थितिकी चुनौतियों को आप मैनेज कर लेंगे और अपने आप किसान की आय बढ़ जाएगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे, क्या तरीके हो सकते हैं जल को मैनेज करने के लिए और जो भूमि क्षरण हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। दोनों पॉइंट आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे कह रहे हैं क्या, इथेनॉल पुश टर्न्स इंडिया इनटू कॉर्न इंपोर्टर, शेकिंग अप द ग्लोबल मार्केट। देखो, जैसा कि अभी हमने कहा कृषि वाला ही सेक्टर है, तो ये वाला भी कृषि से रिलेटेड ही है, हालांकि ये साइंस टेक में भी पूछा जा सकता है, और ये
इकोनॉमी में भी पूछा जा सकता है, हमने इसको इकोनॉमी में रख लिया है। ठीक है, क्या है मामला, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो आत्मनिर्भर तो हम हो गए हैं, कृषि के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब समझते हैं आप कि अब हमें कुछ भी बाहर से मंगाना नहीं पड़ रहा। ठीक है, हम खाने पीने की चीजें सब यहाँ से मंगा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि मक्का, ठीक है, मक्के में कुछ ऐसी समस्या आई है जिसकी वजह से मक्के को हमें क्या आयात करना पड़ रहा है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मक्के में जो आयातक हुए हैं वो हम आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आयात और ज्यादा हमें कराना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो है, इसके पीछे का कारण इथेनॉल ब्लेंडिंग। ये शब्द सुना है आप लोगों ने, इथेनॉल ब्लेंडिंग? अभी बता देता हूं, देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग, आप लोग पेट्रोल पंप में आजकल जा रहे होंगे तो वहां पे E20 करके लिखा हुआ आ रहा है कि नई गाड़ियों में ये वाला तेल डाल रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने ये बढ़ते हुए जो क्लाइमेट चेंज है, जो आपके पर्यावरण जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, इसको टैकल करने के अलग अलग कदम उठाए हैं। तो उनमें से एक बहुत बड़ा कदम ये भी है। तो जो हम आज पेट्रोल जलाते हैं उसकी जगह अब हम क्या करेंगे, ब्लेंडेड इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल जलाएंगे। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं और 1 लीटर अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो उसमें क्या होगा, सरकार ने कहा है कि 80-20 का रेशियो कर दो, 80-20 का रेशियो कर दो, तो मतलब 800 ml क्या हो जाएगा, ये आपके पास पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और 200 ml क्या हो जाएगा, 200 ml क्या हो जाएगा, 200 ml इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, तो इसको मिक्स करना, इस समीकरण को इथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब हुआ कि हम पेट्रोल में क्या कर रहे हैं, इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और कितना मिक्स कर रहे हैं, 20% टारगेट सरकार ने रखा है कि 20% तक मिक्स करेंगे। अभी हमने 13-14% वाला अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया कि भाई 20% हमें इसको बना करके रखना है ताकि हम पेट्रोल के साथ इसको मिक्स करके बना पाए। तो हम 13-14% के आसपास पहुंच गए हैं। और क्योंकि हमें 20 का हमारा टारगेट है तो आने वाले समय में हमें और ज़्यादा इथेनॉल बनाना होगा। इथेनॉल कैसे बनाते हैं, इथेनॉल बनाने का जो प्रोसेस है उसमें यह है कि आपको पता होगा इथेनॉल के कई सारे वैसे स्टेजेस होते हैं, लेकिन अभी भारत उतना उन्नति नहीं कर पाया है कि स्टेज 2 मतलब जनरेशन कई सारे होते हैं। तो एक पहला जनरेशन है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सर खाने पीने की चीज़ों से बना लेते हैं। ठीक है, आगे फिर आप कह सकते हैं कि सर लकड़ी और वेस्ट से भी बना लेते हैं। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि सर कवक वगैरह का यूज़ करके बना लेते हैं। आगे फिर और ज़्यादा मतलब वो कवक भी कहाँ से आ रहा है, वो लैब में बन रहा है। ठीक है, तो वो सब स्टेजेस हैं। लेकिन अभी भारत जो बना रहा है वो गन्ने से बना सकते हैं आप, और मक्का है जो, ठीक है, ये सबसे फेमस माना जा रहा है, गन्ना और मक्का। तो हम जनरली गन्ने के मोलासिस से, जो बाद में जो बचता है गन्ने का रस निकालने के बाद, उससे और मक्के से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर गन्ने में क्यों नहीं किया? बेटा गन्ने में कर देते तो चीनी महंगी हो जाती भाई। जो चीज में भी अगर इसको यूज करेंगे तो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, है ना। ये तो आप समझते हैं, सिंपल सी बात है कि आज आप इसको काय में यूज कर रहे हैं, इन दोनों चीजों को आप खाने पीने में यूज करते हैं। और मक्के की बात करें तो इसको इंसान भी खा रहा है, ह्यूमन भी खा रहा है, और जानवर भी खा रहा है। ठीक है, जानवर भी खा रहा है। स्पेशली अगर मैं मक्के की बात करूं तो मक्का है जो, फर्क कहां पर पड़ रहा है, पोल्ट्री वालों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। पोल्ट्री वालों की अलग एक डिमांड आ रही है, अलग आर्टिकल है, इसको लिंक कीजिएगा। पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री, जो पोल्ट्री फार्म चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, मक्के देते हैं अपने जो मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, उनको देने मक्के डालते हैं। लेकिन मक्का अब उनको बाहर से मंगाना पड़ रहा है, तो उनको मतलब महंगा पड़ रहा है। तो अब वो यही कह रहे हैं कि भाई जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो वही कम से कम कर दो। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, आयात का जो कर आप लगा रहे हो वो अगर कम हो जाएगा, तो उस केस में क्या है कि मक्का सस्ता हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो जानवर भी खाता है इसको और ह्यूमन भी खाता है। गन्ना है जो, गन्ने का सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो, मतलब चीनी के साथ सीधा लिंक है। तो चीनी आप देख रहे हो कि भारत में बहुत ज्यादा इसकी खपत है। ठीक है, मिठाइयाँ बन रही हैं, चाय बन रही है सुबह शाम। ठीक है, 3 बार आप चाय पीते हैं, कैसे मिलेगी फिर, ये सब महंगा हो जाएगा। 10, आज जो घर पे बनाने पे चाय 2-3 रुपए की पड़ जाती है आपको, वो 20 रुपए की पड़ने लग जाएगी फिर, जैसे बाहर पड़ती है। ठीक है, तो ये महंगा हो जाएगा। तो खैर उस पर नहीं, लेकिन मक्के के लिए कह दिया सरकार ने कि मक्के से हम इसको बनाएंगे। तो इसकी वजह से मक्का है जो वो तेजी से महंगा होता जा रहा है। तो समझ पा रहे हैं इसको। तो हम कहाँ से मंगा रहे हैं अभी,
अभी की अगर मैं बात करूं तो हम कहां से मंगा रहे हैं, तो अभी आप याद रखें कि म्यांमार और यूक्रेन से हम मंगा रहे हैं, म्यांमार और यूक्रेन से सबसे ज्यादा मंगा रहे हैं, म्यांमार और यूक्रेन, ठीक है। तो ये याद रखना, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि अभी भारत मक्के का जो आयात है म्यांमार और यूक्रेन से करवा रहा है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि मक्के के मामले में सबसे ज्यादा कौन प्रोडक्शन करता है, सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा कौन करता है और भारत का स्थान इसमें क्या है। तो एक सीक्वेंस बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा, यूएस, चाइना, ठीक है, यूएस लिख लीजिए, चाइना लिख लीजिए, उसके बाद ब्राजील लिख लीजिए ब्राजील लिख लीजिए, और ब्राजील के बाद हम ईयू लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देश नहीं है, ये पूरा यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद आपका भारत आ जाएगा, और भारत के बाद यूक्रेन आ जाएगा, ठीक है। यूक्रेन, अगर ये दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर यूक्रेन तो हमसे कम प्रोड्यूस कर रहा है, हम उनसे क्यों मंगा रहे हैं, क्योंकि वो इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं कर रहा होगा, उसके पास होगा कि भाई हमें ये नहीं करना है, आप हमसे ले लो, ठीक है। तो वो उनसे मंगा रहा है। आप कहेंगे सर इनसे भी तो दोस्ती है, इनसे क्यों नहीं मंगा रहे, क्योंकि ये भी तो यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी डिमांड है, तो जहां से भी संबंध भी मैटर करता है, बहुत कुछ मैटर करता है, तो इसलिए हम इनसे मंगा रहे हैं, ठीक है। जो याद रखने की बात है वो ये है, तो एक तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि कहां कहां से मंगा रहा है, दूसरा ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि भारत का स्थान क्या है। तो ये ध्यान रखना, अगर भारत का स्थान पूछे तो ईयू को मत काउंट कर लेना, देशों में अगर वो पूछे तो ईयू को नहीं काउंट करना है। अगर वो सीक्वेंस ऐसे लिख दे तो पहचान लेना है कि अच्छा हाँ ईयू का स्थान कहां पर आ रहा है, मतलब यूरोपियन यूनियन का स्थान कहां पर आ रहा है, ब्राजील के बाद। लेकिन वैसे 1 2 3 4 5, तो भारत का स्थान देशों में 5वां है, ठीक है। और वैसे 6वां हो जाता है, क्यों, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बीच में आ जाता है 4थे नंबर पर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। आगे वो एक आईएलओ की एक स्टडी आई है, ठीक है, और ये एक बड़ी चिंता वाली बात कर रही है। तो जो ये इनकी रिपोर्ट आती है, तो देखो प्री में सीधे सीधे पूछ लेंगे पहले तो कि आईएलओ की मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट आईएलओ की रिपोर्ट है। तो इसका नाम आप याद रखना, क्या है नाम, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। एक क्वेश्चन आता है ना प्री में हर साल कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये पूछ ले अगर कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से पकड़िएगा इसको, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वगैरह भी डाल देंगे, वर्ल्ड बैंक डाल देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आईएलओ करता है इसको। तो इसका आंसर क्या, आईएलओ है। तो एक तो पहले ये क्वेश्चन हो गया प्री का, ठीक है, प्री का सीधा सीधा क्वेश्चन है, इस पर आप सब याद कर लीजिए इसको। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, ठीक है, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, ठीक। तो ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट ने क्या कहा है, ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि ग्लोबली जब हम बात करते हैं, वैश्विक स्तर पे हम बात करते हैं, और वैश्विक स्तर पर जो लेबर है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर जो लेबर है, ठीक है, लेबर है जो उनका जो इनकम है, लेबर जो अभी तक कमा कर रही थी, तो लेबर की जो इनकम शेयर है, लेबर का इनकम शेयर, ठीक है, आय का योगदान है, आय का योगदान, ये है जो वो घट रहा है। तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट क्या कह रही है, बहुत बड़ी बात कह रही है कि लेबर का आय का योगदान घट रहा है, और मजे की बात यह है कि ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में और ज्यादा घटेगा, ठीक है, आने वाले समय में और ज्यादा घटेगा। तो इसलिए हो गई है चिंताजनक, और ज्यादा घटेगा, ठीक है। अभी अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि लेबर का मतलब होता है कि जो फावड़ा लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के काम करने वाला, नहीं, हर वो व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, तो वो सब लेबर की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो वो लेबर मार्केट मतलब एम्प्लॉयड आदमी हो गया वो, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट में जुड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा है वो बेरोजगार हो गया। तो हर बेरोजगार मतलब उसी की वजह से, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो यानी कि आय घटेगी, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण बता रहे हैं, कारण है, कारण जो नया कारण अभी आ गया है रिसेंटली, ऐसा नहीं है कि कोविड के समय में आप कहेंगे कि सर कोविड के समय में तो घट रहा था, बिल्कुल घट रहा था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जो नया कारण है वो समझिए, वो कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ये एक बड़ा कारण बन रहा है, ठीक है, नवाचार है, जो तकनीक में नवाचार है जो ये एक बड़ा कारण बन रहा है, ठीक है। नवाचार हो गया, ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये वाली जो चीजें हैं, इसकी वजह से जो आय है, किसकी, लेबर की आय में वो
कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब ये चिंताजनक चीज हो गई है, समझ गए आप? ये चिंताजनक हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ से मेंस में सीधे पूछ सकता है कि एआई का जो नेगेटिव असर है उसके बारे में बताइए। ठीक है, एआई के नेगेटिव प्रभाव क्या है? ठीक है, प्रभाव इसके बारे में पूछ सकता है। और अगर भाई मतलब जो आप ऐसे समझिए कि तकनीक है, जो तकनीक किस तरीके से असमानता को बढ़ावा दे रही है, ये सवाल पूछ सकता है। तकनीक क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहां से पूछ लेगा, तकनीक है जो वो किस तरह से किसको बढ़ावा दे रही है? तकनीक से जो आपका असमानता है वो भी तो बढ़ रही है। भाई नौकरी नहीं रहेगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा गरीबी होगी, गरीबी नहीं होगी तो अमीरी गरीबी की खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ेगी तो असमानता बढ़ेगी। आप तो वैसे भी जानते हैं कि कई रिपोर्ट से बात बता चुकी हैं कि 1% लोगों के, भारत में अगर बात करें तो 1% लोगों के पास 40% के आसपास वेल्थ मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या है? असमानता की तो बात है, असमानता। ठीक है, तो असमानता बढ़ेगी, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है जो वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको मिल रहा है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि कारण इसको एआई का बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये क्या कर रहा है? ये चेतावनी दे रहा है। ये चेतावनी दे रहा है, किसको चेतावनी दे रहा है? ये सबको, पूरे विश्व को चेतावनी दे रहा है कि अगर जल्दी से जल्दी इस एआई को वैश्विक स्तर पर विनियमित, मतलब नियम नहीं बनाए गए, विनियमन नहीं किया गया, विनियमन, ठीक है, विनियमन नहीं किया गया, तो आने वाले समय में चुनौती और ज्यादा बढ़ जाएगी। आने वाले समय में ये चुनौती है जो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस आर्टिकल का एक हिस्सा यही बात कर रहा है जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की। आर्टिकल का यहां तक का जो हिस्सा है वो यही बात कर रहा है। ठीक है, एक और बात कर रहा है, और क्योंकि ये ILO कर रहा है तो हमें ये बात भी लिख लेनी चाहिए अपने फॉर्डर पॉइंट में, अपनी जो आपने कॉपी बना रखी हो उसमें आप ये बात जरूर डालिएगा कि SDG के बारे में भी बोल रहा है, और कह रहा है कि SDG जो हमें 2030 तक पाना था, ठीक है, जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक पाने का, जो हमारा लक्ष्य है, वहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो पोर्शन ऑफ द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द वर्कर, ठीक है, तो जो टोटल इनकम जो वर्कर अर्न करते थे अभी तक, जो इनकम है जो आती थी वर्कर की तरफ से, वो हमें क्या है? बढ़ावा दे रही थी। तो जब आप असमानता को कम करोगे, मतलब असमानता को कम करना मतलब SDG नंबर 10, SDG नंबर 10 है हमारा लक्ष्य है, तो लक्ष्य है जो उसमें क्या है कि SDG में हमें पाना है 2030 तक इनको पाना है, और ये कह रहे हैं कि घट रहा है। कितना घट रहा है? तो 2019 के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो 0.6% है जो ये घट गया है। 0.6, ये डेटा आप ये लिख लीजिए। ठीक है, 0.6% कमी देखने को मिली है। और अगर आपको ये लग रहा हो कि ये सर ये बहुत बड़ी क्या है, ये तो बहुत जरा सा है, तो ये नंबर जरा सा नहीं है बेटा। ये नंबर जो 0.6% ये कमी देखने को मिली है, ये नंबर अगर आप देखेंगे तो हमारा 2.4 ट्रिलियन डॉलर की कमी देखने को मिली है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये डेटा आपको यूज करना है कि ये डेटा यूज कीजिएगा क्या कि 2.4 ट्रिलियन डॉलर की कमी एक साल, यहां पर अभी आज के समय में 2.4 ट्रिलियन डॉलर। और ये ज्यादा है कि कम है? ये जो मैंने अभी कहा आपसे कि SDG जो हमें 2030 तक पाना है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें स्लो ग्रोथ देखने को मिल रहा है ना, बहुत धीमे धीमे ग्रो कर रहा है, तो स्लो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्लो ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर 2030 तक पाना है तो और ज्यादा नौकरियां होनी चाहिए लोगों के पास, और ज्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पैसा और उल्टा कम हो रहा है। तो क्योंकि ये कमी देखने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से हम ये पा रहे हैं कि 2019 की अपेक्षा में 0.6% है जो वो कमी हुई है। तो ये 0.6 सुनने में बड़ा कम लग रहा है, लेकिन ये है कितना? 2.4 ट्रिलियन डॉलर। भारत की पूरी इकोनॉमी ही 4 ट्रिलियन डॉलर की है, उसमें से 2.4 ट्रिलियन पूरी, ये तो खैर विश्व स्तर की बात है, लेकिन आप अंदाज लगाने के लिए समझ लीजिए कि भारत की पूरी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 5 बनने जा रहे हैं हम लोग जल्दी ही, लेकिन जब उसमें से 2.4 ट्रिलियन डॉलर आप समझ लीजिए कि कमी हो रही है, तो यानी कि बहुत बड़ी बात है। ये जो मैं यहाँ पर आसान तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये डेटा आप यूज कीजिएगा, ठीक है, ये डेटा आप यूज कीजिएगा। और मैंने कहा था कि एक और आर्टिकल है साथ में जो इसी को क्या है, एड ऑन कर रहा है। ये दोनों अगले एक दिन के बाद आए हैं। तो ILO की रिपोर्ट जब आई उसके बाद ये भी कह रहे हैं, देखो ILO की जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, उसी के बारे में है
कि जो ILO की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट आई है, इसमें जो इन्होंने बताया है कि भाई जो शेयर है वो घट रहा है, और ये एक यहाँ पर ये वाला मैंने क्यों लिया, इसमें 3 डेटा बता रहा है, वो 3 याद कर लेना बस। तो एक डेटा मैंने आपको बता दिया 2019 के कंपैरिजन में, लेकिन ये 2 दशकों की बात कर रहा है कि जब हम 2 दशकों की बात करते हैं, 2 दशकों की बात करते हैं, तो 2 दशकों में, 2 डिकेड्स में, 2 दशकों में कितना 1.6% ड्रॉप देखने को मिला है। लेबर की इनकम में 1.6% का ड्रॉप देखने को मिला है, ठीक है। लेबर की इनकम में 1.6% की इनकम का देखने को मिला है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ड्रॉप देखने को मिला है तो इतना समझ में आ रहा है कि नौकरियां लोगों की गई हैं। क्यों गई हैं? AI की वजह से। AI बढ़ गया है ना, तो ऑटोमेशन बढ़ गया है, नवाचार हो गया, लोगों ने तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब लोगों ने अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो एक काम, आप ये कहेंगे सर प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है भाई। एक काम जो आदमी कर रहा था उसके बदले में अब मशीन कर रही है, तो अगर वो मशीन कर रही है काम, तो आप ये कह सकते हैं कि सर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जल्दी हो रहा है काम, है ना, और फास्ट हो रहा है काम, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हमारी उत्पादकता भी तो बढ़ी है। लेकिन हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि मशीनों से ह्यूमन को रिप्लेस किया जा सकता है? क्या हम ये सोच भी सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नियम बनाने की जरूरत है पूरे विश्व स्तर को। मतलब हालांकि मैं जब ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ही एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा कि पहली जो डील है AI को लेकर के वो साइन होने जा रही है, जिसमें यूएस यूके और EU ये तीनों मतलब रेडी हो चुके हैं कि हम इसको EU बोल दिया मैंने, तो यूरोप के जो बड़े देश हैं वो सब इसमें रेडी हो चुके हैं, ठीक है। खैर, ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि इसमें फटाफट आपको नियम बना लो AI को, नहीं तो बर्बाद कर देगा ये, ठीक है। ये जो AI में अगर नियम नहीं बनेंगे तो ये क्या करेगा, बहुत सारे लेबर फोर्स को कम कर देगा। अभी के समय में स्थिति ये हो गई है कि 28.2%, तो एक डेटा मैंने बताया ये याद कर लीजिए कि 2 डिकेड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1.6% डिप देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है। इसके अलावा ये आप डेटा भी याद करिए कि 28.2% यंग विमेन्स हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार महिलाएं। बेरोजगार महिलाएं कितनी हैं, कितनी हो गई हैं बेरोजगार महिलाओं की संख्या, महिलाओं की, यंग महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यंग महिलाओं की संख्या कितनी है? 28.2%। और ये जो है ना, ये डबल है किसका? मेल का। मेल की कितनी है? 13.1%। तो बेरोजगार पुरुष कितने हैं? बेरोजगार पुरुषों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 13.1% है, जो यानी कि जो पुरुषों की अपेक्षा में महिलाएं हैं जो वो डबल होती जा रही हैं। इसको आप चाहें तो सामाजिक एंगल से भी जोड़ सकते हैं। महिलाओं की अगर जॉब रेट कम होगी तो सामाजिक दबाव बढ़ेगा, ठीक है। सामाजिक दबाव बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ेगी। सामाजिक दबाव क्यों बढ़ेगा? सामाजिक दबाव क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ेगी, निर्भरता बढ़ेगी, ठीक है। निर्भरता बढ़ेगी तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो घटेगी, और डिसीजन मेकिंग पावर अगर घटेगी तो महिला है जो वो फिर से मतलब डिपेंडेंट हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो विकास है जिसके लिए ये सब किया जा रहा है, वो विकास जो बढ़ाना चाह रहे थे हम, वो उल्टा घट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी बात यहाँ पर इस आर्टिकल में कह रहे हैं। तो समझिए इस चीज को, और इन दोनों आर्टिकल्स को मिला करके आपको डेटा याद रखना है, ठीक है। एथिक्स के बारे में है यहाँ पर, हार्म प्रिंसिपल के लिए बता रहे हैं। हाउ द जॉन मिल थ्योरी डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। क्या कहा जा रहा है इसमें? जॉन मिल की थ्योरी है जो, उसको लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है। और हार्म प्रिंसिपल को लेकर के देखिए, इसका मैं पहले आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। असम के जो CM है, ठीक है, उनकी तरफ से एक बयान आया, असम के CM की तरफ से बयान आया, और बयान आप कह सकते हैं थोड़ा भड़काऊ भाषण टाइप का बयान रहा। भड़काऊ भाषण का टाइप का जो बयान रहा, उसमें उन्होंने जो अपना बयान दिया वो मुस्लिम महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, ठीक है। तो मुस्लिम महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, जो कि मतलब खैर हम इस आर्टिकल की अगर बात करें तो अगर इस बयान की बात करें तो ये क्या है, आप अपनी बात है जो वो व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। यहां पर क्या मुद्दा उठ रहा है? ये एथिक्स का है, ठीक है। यहां पर हम लीगल बात नहीं करेंगे, ये एथिक्स की बात है, ठीक है। समझिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19 याद आ रहा होगा आपको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्री स्पीच के बारे में बोल रहा हूं मैं। तो फ्री स्पीच के बारे में अगर कोई सीएम ऐसा कह रहा है, सीएम अगर ये बात कहता है और वो ये कहता है कि ये तो फ्री स्पीच है, भाई सीएम को भी तो अधिकार है अपनी बात के कहने का, तो वो कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात अगर वो कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है कि क्या हम इसको लिबर्टी या फ्री स्पीच में देखा जाएगा इसको। तो यहाँ से जो आर्टिकल बोल रहा है, ये आर्टिकल बोल रहा है एक हार्म प्रिंसिपल के बारे में, जो किसका है याद रखिएगा, आप लोग एथिक्स में पढ़ा भी होगा आपने। ये हार्म प्रिंसिपल है जो, ये है जॉन मिल का। ठीक है, तो जॉन मिल का नाम सुनते ही, जॉन स्टुअर्ट मिल, आपने नाम सुना होगा इनका, तो जॉन मिल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यूटिलिटेरियनिज्म, जॉन मिल। ठीक है, जॉन मिल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये है उपयोगितावादी। ठीक है, उपयोगितावादी, इनका जो सिद्धांत है उपयोगितावाद का है। ठीक है, जॉन मिल उपयोगितावाद। तो पहले तो आप ये समझ लो कि भाई उपयोगितावाद क्या होता है, फिर आप ये समझो कि जॉन मिल का उपयोगितावाद क्या है, फिर आप इसको अपने टॉपिक के साथ लिंक करो। ये तीन चीजें आपको इसमें टॉपिक में पता होनी चाहिए। और एथिक्स में जो सुशासन या गुड गवर्नेंस वाला पार्ट है, वहां से ये क्वेश्चन रखा जा सकता है, सीधे सीधे आएगा। न्यूज़पेपर में एथिक्स वाले जो आर्टिकल हैं वो बहुत कम आते हैं कभी कभी, लेकिन जब वो इतना खुल के सामने टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज में आ जाए तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि पेपर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप ये समझो। हर व्यक्ति है जो उसका जो एक्ट होता है, ठीक है, हर व्यक्ति कोई ना कुछ काम करता है, तो या तो वो सही करता है या तो वो गलत करता है। ठीक, दो ही चीजें होती हैं। अब आप बताइए कि आपने जो काम किया उस या तो सही होगा या तो गलत होगा, है ना। आपने 2025 में पेपर देने का सोचा, तो आपने या तो पढ़ाई की होगी या तो नहीं की होगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैं पढ़ ही नहीं पाया, अगर पढ़ नहीं पाए होंगे तो आप कहेंगे मैं पढ़ ही नहीं पाया, तो यानी कि आप कहोगे कि मैं सही हूं, लेकिन हो सकता है कि कोई और इस बात को कहे कि नहीं नहीं ये गलत है। आपके पापा कह देंगे कि पढ़ नहीं पाए तो इसमें हमारी क्या गलती, तो तुम्हारी गलती हुई। ठीक है, तो आपके हिसाब से कोई चीज हो सकता है सही हो और दूसरे के हिसाब से वो गलत भी हो सकती है। तो हम कैसे अंदाज लगाएंगे कि ये एक्ट जो किया गया है वो सही की कैटेगरी में आएगा या गलत की कैटेगरी में आएगा, बताइए कैसे अंदाज लगाएंगे। तो इसके अंदाज लगाने का एक इकलौता तरीका होता है मैक्सिमम गुड वाला। अगर आपके द्वारा किया गया कार्य ऐसा है जो मैक्सिमम लोगों के लिए क्या है, पॉजिटिव है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, मैक्सिमम लोगों के लिए पॉजिटिव है। मैक्सिमम, ज्यादातर लोगों के लिए अगर पॉजिटिव है तो वो हम उसको कह देंगे कि ये सही है। और अगर ज्यादातर लोगों के लिए नेगेटिव है, बुरा है, तो आप कह देंगे कि ये गलत काम है। ठीक, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं। लेकिन जॉन मिल का उपयोगितावाद ये नहीं कहता, ये तो उपयोगितावाद के बारे में बताया मैंने, लेकिन जॉन मिल का जो उपयोगितावाद है वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या कहता है, जॉन मिल का उपयोगितावाद, यहां पर आपको क्या समझ में आया कि सर आप मैक्सिमम गुड और मैक्सिमम बैड के बारे में बात कर रहे हो। ज्यादा लोगों के साथ अच्छा हो जाए, ज्यादा लोगों के साथ बुरा हो जाए, उस आधार पर हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा ज्यादा बुरा यानी कि आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो, संख्या की बात कर रहे हो, संख्यात्मक की बात कर रहे हो। ठीक है, तो संख्या, तो यहां तो क्वांटिटी वाली बात हो गई। लेकिन ये है जो ये क्वांटिटी की बात नहीं करते, ये कहते हैं क्वालिटी यानी गुण, ये गुण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि अब एग्जाम्पल में आप लीजिए, फ्री स्पीच को ही ले लीजिए, हमने फ्री स्पीच, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति कुछ कह रहा है, फ्री स्पीच। ठीक है, अब किसी ने कुछ कहा, अब ये बात सही है या गलत है, तो यूटिलिटेरियनिज्म कहेगा कि मैक्सिमम लोग अगर इस बात को सही मान रहे हैं तो सही ही होगा, और अगर गलत मान रहे हैं तो गलत होगा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, यहां पर आपको ये भी देखना है कि जो बात कही है भले ही उसे मैक्सिमम लोग सही ठहरा रहे हैं, लेकिन आपको उसकी क्या है, मोरालिटी, नैतिकता को भी देखना है। ठीक है, नैतिकता को भी देखना है। तो इस वजह से अगर फ्री स्पीच भी अनैतिक टाइप की है तो उसमें क्या होनी चाहिए, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कुछ सीमाएं होनी चाहिए, फटाफट उसको हटा देना चाहिए। सीमाएं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम लोगों के साथ अगर वो सही हो रहा है और अनैतिक है, मतलब मैक्सिमम लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है मार दो मार दो मार दो, ये बुरा आदमी है, और चीज वो अनैतिक है, मारना तो गलत है ना। तो अगर वो अनैतिक है और मैक्सिमम लोग कह रहे हैं मार दो मार दो मार दो, तो आप मार दोगे, ये अनैतिक है। तो सीमाएं होनी चाहिए। तो इसी पर हमारा संविधान भी बेस्ड है। हमारा संविधान ऐसे थोड़ी ना कहता है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो सीधे ठोक दो। आप क्या करते हो, आप उसको लेके जाते हो कोर्ट में, और कोर्ट में ले जा करके फिर आप उसको, मतलब पूरा प्रोसेस चलता है, तो वहां पर फिर जांच होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो गलत नहीं होता,
बाद में पता चलता है अच्छा ये एंगल भी था, ध्यान ही नहीं गया था, कोर्ट उस पर ध्यान सबका लेकर के आता है, ठीक है। तो यहां पर सीमाओं की बात कर रहे हैं, तो अब आप इसको अपने सिलेबस से जोड़िए। तो ये है आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19A की बात अगर हम करते हैं तो वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्री स्पीच के बारे में ही बोल रहा है, लेकिन इसमें भी तो कुछ सीमाओं के बारे में बात की गई है। सीमाएं यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में इसमें भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे, बोल सकते हो आप, लेकिन आपकी भी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। उन सीमाओं का ध्यान रखना होगा, उन सीमाओं के तहत ही बात करनी है, अदरवाइज उन सीमा का अगर उल्लंघन हुआ तो आपकी बात को गलत ठहरा दिया जाएगा। आप उस बात को लेकर के आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सीमाओं की बात हो रही है, वो सीमाएं ही है इनका हार्म प्रिंसिपल। ये जो हार्म प्रिंसिपल है वो ये सीमा के बारे में ही कहा जा रहा है कि अगर वो बात अनैतिक है या किसी को नुकसान पहुंचा रही है तो फिर आपको उस बात को कट करना होगा, सीमाएं लगानी होंगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने के पूरी संभावना है, ठीक है। तो इतनी चीजें थी जो आज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। स्टडी IQ में कोई भी कोर्स लेना है ओम लाइव का यूज करना है। इसके अलावा अगर आपको ये टेलीग्राम, ये जो PDF है ये चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर रीच आउट करना होगा। ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई एकेडमिक डाउट वगैरह पूछना है तो ओम द्विवेदी मेंटोरशिप ग्रुप है मेरा, इसमें आप अपने एकेडमिक डाउट पूछ सकते हैं। और अगर पर्सनल मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो ओम द्विवेदी 007 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।